लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि इतनी मोटी किताब 2 घंटे में आप रिवीजन कर लेंगे। तो क्या रहेगा कि बहुत सारी चीज़ें आप देखते ही निकाल उठते चला आएगा, लेकिन वो स्थिति अभी आप लोगों की नहीं है, धीरे धीरे वो स्थिति हो जाएगी। थोड़ा आप लोग जल्दी करें, ठंडी का मौसम है, लेकिन खुद को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी क्लास को ध्यान रखिए। चलिए डालिए नेक्स्ट टॉपिक। आगे आ जाइए आप लोग, ये पीछे ही सीट पे ही ज़्यादा अच्छा लगता है, वहाँ कुछ मिलता है क्या पीछे सीट पे, आगे नहीं मिल रहा है। चलिए डालिए नेक्स्ट टॉपिक आप लोग। उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं परियोजनाएं एवं नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास। अब इसमें जो है सरकार की जो है लोक कल्याणकारी योजनाएं जो है, वेलफेयर योजनाएं, वेलफेयर स्कीम एंड प्रोजेक्ट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं प्रारंभ की गई है, तो किस रूप में किया जाएगा। जब आप कौशल विकास की बात करेंगे तो इसका मतलब कि ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट। किस रूप में स्किल डेवलपमेंट, केवल शारीरिक रूप में तो होगा नहीं, बौद्धिक रूप से भी होना चाहिए। जब बौद्धिक रूप से कुशल होंगे तो शारीरिक कुशलता भी बढ़ जाएगी। जब पता चलेगा बौद्धिक कुशलता नहीं होगी तो शारीरिक कुशलता भी उतनी बेहतर स्थिति में नहीं आ पाएगी। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे, जब आपका ब्रेन काम करेगा तभी तो कोई चीज़ करोगे, और उस प्रकार से चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो ध्यान मुझे किस पे देना होगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि शिक्षित होना। जब शिक्षा का विकास होगा तो धीरे धीरे हमारी स्किल क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी, सैद्धांतिक स्तर पर और प्रयोगात्मक स्तर पर। तो दोनों आधारों पे हमें ये ध्यान देके चलना है। जो योजनाएं चलाई जा रही हैं इसीलिए चलाई जा रही हैं। बहुत सारे सर्वे आते हैं, ये देखा जाता है कि बहुत सारे सर्वे में जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो भी क्या है, कुशलता नहीं है, अनस्किलफुल मानव, अनस्किलफुल ह्यूमन। तो क्या हो जाता है, इस प्रकार की अगर व्यवस्था नहीं की गई है, इस प्रकार की आप अपने आप को विकसित नहीं कर पाएंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, कुशलता इफिशियंसी नहीं आ पाएगी। जैसे आप देख रहे हैं कि शिक्षित भी हो जाएगी, इधर क्या हो रही है, बढ़ रही है। कारण क्या है कि जिस रूप में शिक्षा का स्तर जो है, शिक्षा प्रदान की जा रही है, शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसके अनुरूप जो है आपका क्या है, रोजगार के अवसर सृजन नहीं हो पा रहे हैं। और जो ये चीज
की भी जा रही है वो स्तर भी नहीं प्राप्त कर पा रही जो स्तर होना चाहिए कि। और दूसरी चीज आप वेल एजुकेटेड हो और आपको चाहिए कि उस स्तर का रोजगार भी मिलना चाहिए, लेकिन क्या है कि रोजगार उसमें आपको मिल नहीं पा रहा है। तो जब मिल नहीं पा रहा है तो बेरोजगारी क्या होगी? क्योंकि आप शिक्षित होने के लिए क्या हो रिसोर्सेज जो संसाधन है उसका तो व्यय हो ही रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो रहा है। तो आप मुझे पता होगा कि शिक्षित बेरोजगारी, रचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी पढ़ा होगा ना कि नहीं पढ़ा? इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चीजें क्यों बढ़ रही है? धीरे धीरे शिक्षा का अंतर आप 20 साल पहले देखेंगे और आज देखेंगे तो अंतर आपको दिखेगा, है ना? तो उस अंतर को क्या करना, उसके अनुरूप व्यवस्थाओं को भी क्या करना होगा, रोजगार के अवसर पैदा करना होगा। तो कहाँ से पैदा होंगे? सरकारी सेक्टर में पैदा होगा। तो उद्योग स्थापित किए जाए, व्यवसाय स्थापित किए जाए, तभी तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ऐसे तो नहीं कि कहीं जमीन आसमान तोड़ देते अवसर पैदा हो जाएगा। ऐसी चीज़ों का की व्यवस्था की जाए कि जिससे रोजगार बढ़े। तो पहले सबसे पहले हम लोग कौशल विकास पे चर्चा थोड़ा करेंगे, उसके बाद शिक्षित बेरोजगारी पे करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग एक एक को समझने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के प्रमुख प्रावधानों का परीक्षण कीजिए। अब यहाँ परीक्षण की बात की गई, बात किसे की गई है? परीक्षण की गई है। तो क्या मतलब समझ रहे हैं? परीक्षण से ज्ञान पड़ताल करेंगे। हाँ। क्या करेंगे? ज्ञान पड़ताल करेंगे। उसमें अच्छाइयाँ भी आएंगी और कमियाँ भी आएंगी। आगे इसी में लाइन जोड़िए, इसके क्रियान्वयन का उल्लेख करें। मतलब इम्प्लीमेंटेशन कैसा किया जा रहा है, प्रयोग कैसा किया जा रहा है ना? इन चीजों की बात की जा रही है। लिखिए, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का प्रारंभ जनवरी 2015 में किया गया। नीचे लिखिएगा, नीचे लाइन से, जिसका उद्देश्य सबको हुनर सबको काम। हुनर मतलब योग्य बनाना, सबको काम। सुनने में चीजें तो बड़ी अच्छी लगती हैं, सुनने में क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ नहीं है? तो कहने का मतलब कि 2015 में जो है शुरू किया गया और उद्देश्य क्या रखा गया, सबको योग्य बनाया जाए और सबको सम्मान किया जाए। और आज योजनाएं शुरू हुई क्या साल हो गए, कितने दिन बीत गए? 1 दशक बीत गया। कितना बीत गया? 1 दशक बीत गया। तो उसका प्रभाव कितना दिख रहा है और कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
योजनाएं अच्छी हैं, शुरू की गई, कुछ लोगों को मिल भी रहा है, लेकिन अब आप ये सोचिए कि तुरंत इसका प्रभाव या तुरंत ये चीजें मिल जाएंगी तो संभव नहीं है, क्योंकि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, आधारभूत संरचना नहीं है। तो जो आधारभूत संरचना नहीं है तो वो चीजें कौशल विकास की जो योजनाओं में रखा गया कि इनको स्किल रूप में मानव को बौद्धिक और शारीरिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाए, वो चीजें क्या हो रही है, नहीं उस रूप में मिल रही है। तो जो नहीं मिल रही है तो कैसे कुशलता आएगी, नहीं आएगी ना। तो इसका मतलब क्या है कि आधारभूत ढांचे का विकास उस रूप में नहीं हो पाया है। और अगर आधारभूत ढांचे का विकास होगा तो चीजें क्या होंगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। बात समझ आ रही है? जैसे आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में एक टर्म सुना होगा, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। क्या सतत तो है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो समावेशी विकास। देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये होता है, इतना याद ऊपर से शुरू हुआ और निचले पायदान पे जो बैठा हुआ है वहां तक विकास आ जाए, पहुंच रटने की जरूरत नहीं है, ऊपर है नीचे, टॉप एंड बॉटम। कहने का मतलब ये होता है कि चीजों को हमें याद नहीं करना, चीजों को बस समझना और उसी फॉर्म को हमें आगे इम्प्लीमेंट कर लेना है। और रटने से चीजें याद नहीं होती, रटने से चीजें याद नहीं होती, और अगर आप रटेंगे तो भूल जाएंगे। और जो समझ में आपने डेवलप कर लिया वो चीजें हमेशा आपकी अपनी, वो चीजें अपनी। मान लीजिए कोई परिभाषा आपको अगर आपने डेवलप कर लिया तुरंत इमीडिएट आप परिभाषा बना के बोल दोगे, लेकिन वो स्किल डेवलप करना तुरंत नहीं होता, टाइम लगेगा। और वो ज्ञान की अंतिम सीमा पे आता है, लेखनी और सब डेवलप करने की टाइम लगता है, टाइम टेकिंग चीज होती है। लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आता है कि वो स्थिति आ ही जाती है और आप डेवलप कर लेते हो। जैसे लोग तरक्की कर रहे हैं तो आप ही जैसे तो हैं, ऐसा तो नहीं कि वो कहीं आज जो है मंगल ग्रह से उतर के आए हैं ना, यही से है। तो बस करना होता है। लिखिए आगे, उत्तर प्रदेश के 14 से 35 वर्ष की आयु के युवक युवती चयनित पाठ्यक्रमों में निःशुल्क पंजीकरण व प्रशिक्षण प्राप्त करके, प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार की योग्यता प्राप्त कर सकेंगे, रोजगार की योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। नीचे वर्तमान में केंद्र व राज्य सरकार की कौशल विकास योजनाओं का एकीकृत रूप से मानकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत संचालन किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में निम्न प्रावधान है या किए गए हैं। किए गए हैं। इसके अंतर्गत सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों एनसीबीटी व CBT व NSDS इत्यादि से सफल लाभार्थियों का विश्लेषण मूल्यांकन व प्रमाणीकरण किया जाएगा। मतलब जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उनका क्या क्या विश्लेषण किया जाएगा कि मतलब किस स्तर पर है, फिर मूल्यांकन किया जाएगा कि कितना सीख पाए हैं, कितनी कमियां रह गई हैं, है ना। ये सही नीचे लिखे इस मिशन के तहत 569 पाठ्यक्रमों को प्रशिक्षण विशेष प्रशिक्षण संस्थानों के अलावा सार्वजनिक उपक्रमों राजकीय पॉलिटेक्निक एवं ITI में भी दी जाएगी। तो जब इन संस्थानों में क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखिए इस मिशन के अंतर्गत या इसके अंतर्गत चयनित पाठ्यक्रम के अलावा व्यक्तित्व विकास मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, अंग्रेजी भाषा बोलने तथा कंप्यूटर की सामान्य जानकारी देना भी शामिल किया गया है। अब व्यक्तित्व विकास की बात की गई है। मान लीजिए कि आपको ठीक है प्रशिक्षण दे दिया गया कौशल विकास मिशन के तहत, अब पता चल रहा है आपके पास कोई काम करने के लिए आता है कि मेरा ये काम
पता चल रहा है कि आप उसके व्यक्तित्व में क्या बात तो आप ही करोगे ना। पता चल रहा है कि जो पूछ रहा है, जो कर रहा है, आप कर ही नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो क्या कह रहा है, या उसकी समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे कौशल विकास का क्या मतलब, कोई फायदा होगा? पता चल रहा है कि कंप्यूटर से कह दिया मेरी कोई चीज ये निकालनी है, पता चल रहा है आपको कंप्यूटर आता ही नहीं है। मान लीजिए कह रहा है कि मुझे ये काम है, आप खुद भी नहीं जान रहे हो क्या है। तो व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो क्या होता है कि लोगों की समस्याओं को समझने के साथ उसका समाधान भी हो। वो व्यक्तित्व में केवल आपके ज्ञान की नहीं, आपके बोलने की, चलने की, उठने की और शिक्षा, सारी चीजों का समाहित होता है। व्यक्तित्व जो होता है तो ये नहीं कि आपके पास ज्ञान है तो वही व्यक्तित्व है, अकेला ज्ञान के ही व्यक्तित्व है। ये क्या है, एक विराट शब्द है। और जो है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो एक ही वस्तु पे या एक ही चीज पे आप इसको समराइज नहीं कर सकते या केंद्रित नहीं कर सकते। तो ये पूरा जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट के तहत देखा जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना। आगे लिखिए। इसके अंतर्गत 70% परीक्षार्थियों को का सेवा योजन नामांकन लक्षित किया गया है। अगला, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, जैसा अभी हमने कहा था कि उद्योग और इकाइयां नहीं होगी तो रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों व शासकीय विभागों के साथ सेवा योजन हेतु अनुबंध किए गए हैं। सेवा योजन हेतु अनुबंध किए गए हैं। अगला, इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, महिलाओं, विकलांगों व अल्पसंख्यक वर्ग को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है। तो वरीयता देने का प्रावधान किया गया है। नीचे लिखिए, इस योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने, इस योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा सुलभ बनाने के उद्देश्य से, सुलभ बनाने के उद्देश्य से दो मोबाइल ऐप्स भी जारी किए गए हैं। अब बनाए गए हैं तो उस पर क्या होगी, पंजीकरण होगा, जानकारी दी जाएगी, प्रशिक्षण भी मुझे बताया जाएगा, ये सारी चीज तो होगी। तो लिख लीजिए, प्रथम चयनित पाठ्यक्रम की उपलब्धता
चयनित पाठ्यक्रम की उपलब्धता, थोड़ा स्पेस लंबा हो रहा होगा, है ना, वो जान के दिखा रहा हूं, थोड़ा स्पेस लंबा। उपलब्धता वाले केंद्रों की जानकारी व पंजीकरण हेतु स्किल मित्र दूसरा लिखिए, द्वितीय केंद्र के नजदीक 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित, मतलब 5 किलोमीटर की दूरी में, परिधि में स्थित 10वीं व 12वीं के विद्यालयों में, 10वीं व 12वीं के विद्यालयों में मोबिलाइजेशन तथा ओरिएंटेशन हेतु स्किल कनेक्ट, ये जो ऐप आपके होंगे वो बनाए गए हैं कि मतलब ये चीजें आपको वहां से प्रदान की जाए। स्किल कनेक्ट वर्तमान में प्रदेश के सभी जनपदों में प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बावन लाख से अधिक परीक्षार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। बावन लाख से अधिक परीक्षार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है तथा लगभग 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी सेवा योजित हैं, मतलब उनको काम भी मिल गया है। लोगों को या अभ्यर्थी को सेवा योजित किया जा चुका है या सेवा योजित किया गया है। अब आप नीचे लिख सकते हैं कि इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन, सुनिए पहले, ऐसे मान लीजिए कहीं लिखना होगा तो आप खुद भी लिख सकते हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन सफल रहा है ना, और लोगों को रोजगार देने में इसकी मांग को बस खत्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ ये मिलता जुलता ऐसे लिखे, तब इसमें देखिए कि कोई ऐसी बात नहीं कि जो आपको इसमें समझने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि संस्था होगी जहां आपको प्रशिक्षण दिए जाएंगे, है ना, और वहां से जब आप प्रशिक्षण सीखेंगे तो आपको उस हिसाब से क्या होंगे, काम दिए जाएंगे, और जो आपकी स्किल होगी, जो आपकी योग्यता होगी, अनुसार जो वैकेंसियां आएंगी उसमें भी आप काम डालोगे और उसके अनुसार भी आपको चयन किया जाएगा। अगर उस लेवल में आपकी प्रशिक्षण या सारी चीजें रही तो, और नहीं कर पाए तो कोई बात ही नहीं है। तो ये सारी चीजों का जो है ध्यान। अब आपसे जो है पूछा गया, मान लीजिए शिक्षित बेरोजगारी, तो शिक्षित बेरोजगारी हम लिखाएंगे कि शिक्षित बेरोजगारी आप समझ सकते हैं, मैं बता भी दे रहा हूँ। और हम लोग फिर मानव संसाधन पे बात कर लेंगे आगे।
अब शिक्षित बेरोजगारी के मुद्दों की आलोचनात्मक व्याख्या, मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन कि शिक्षित बेरोजगारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली शिक्षित बेरोजगारी का मूल्यांकन कीजिए या विवेचन कीजिए या विश्लेषण कीजिए, है ना, या आलोचना करिए या समालोचना करिए। किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके सामने पूछा जा सकता है, तो उन आधारों पे आंसर तो मिलता जुलता ही जाएगा, तो थोड़ा सा इधर उधर आपको स्पेस में अंतर करना होगा। कहीं पे क्या होगा कि पॉजिटिव अप्रोच ज्यादा चलेगा, कहीं पे थोड़ा नेगेटिव दिखेगा, कहीं पे हमें बैलेंस हाथ देना होगा, और कहीं पे इतनी योजनाएं हैं सभी को क्या है कि हमें जो है क्या करना होगा कि सभी पढ़ते मतलब जितने उसके आस्पेक्ट हैं सभी आस्पेक्ट पे चर्चा करना होगा। डिस्कस का मतलब क्या, विवेचना करना। इसका मतलब कि सभी पहलुओं पे हमें चर्चा करनी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जो आप लोग रेट करें, चर्चा करने का मतलब हर पहलू को आप टेस्ट कर लें, क्योंकि मुझे क्या करना है ये भी देखना है कि हमारे प्रश्न की डिमांड क्या है, क्योंकि हमें शब्द संख्या को भी ध्यान में रख के चलना है। पता चल रहा है 125 शब्द पूछ रहा है और पता चला 200 शब्द पूछ रहा है, तो 200 में तब भी कुछ स्पेस ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 125 स्पेस क्या होगा और कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने कल बताया था कि क्या करिए, छोटा छोटा बना करके नीचे एक एक पॉइंट देते हुए आगे बढ़ लीजिए। आपका आंसर भी पूरा हो गया और कम से कम शब्दों में दे भी दे रहे हैं। तो ये ट्रिक आपको सीखनी पड़ेगी आपके प्रश्न के डिमांड के अनुसार, और ये चीजें कठिन नहीं, ये चीजें आप करोगे लिखोगे तो आप खुद ब खुद कुछ दिन बाद कर लोगे। अब शिक्षित बेरोजगारी, अभी मैंने शिक्षित बेरोजगारी पे थोड़ा बताया भी है, तो आप शिक्षित बेरोजगारी समझ सकते हैं। मान लीजिए आज आप देख रहे हैं छोटी सी वैकेंसी, एक 4th क्लास की वैकेंसी आती है, उसमें आपने देखा होगा कि बीटेक, एमटेक, नेट, पीएचडी वाले भी आवेदन कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि स्तर क्या हो गया है, मतलब बेरोजगारी इस कदर हो गई है कि लोगों के पास जीविकोपार्जन के कोई साधन नहीं रह गए हैं, जीवन किसी प्रकार से जीने के लिए ठीक है चलिए 4th क्लास में भी नौकरी करने के लिए क्या हो, तभी तो अप्लाई कर रहा है व्यक्ति। अब बताइए कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी जो है 4th क्लास की नौकरी करने की है, जो एक पीएचडी लेवल का व्यक्ति हो या जो बीटेक एमटेक करके या एमबीए करके आ रहा हो, क्या वो चपरासी की नौकरी करने की योग्यता उसकी है? बोलिए। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं जो है शिक्षित बेरोजगारी क्या है, बहुत भयावह स्थिति में है। और इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान ये होगा कि रोजगार स्थापित किए जाएं, उद्यम बनाए जाएं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाए जाएं, जिससे क्या होगा कि अवसर बढ़ेगा। और इन आधारों पर अवसर तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा। तो इन चीजों को आप चीजों को देख रहे होंगे, पेपर में भी आता है, सारी चीजें आती हैं, इसको आप समझ सकते हैं। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? कारण ये है कि जिस अनुपात में शिक्षित हो रहे हैं लोग, उस अनुपात में रोजगार नहीं बढ़ रहे। बात समझ आ रही है? अगर उस रूप में रोजगार बढ़ता तो इतनी बेरोजगारी क्यों होती? नहीं होती, सीधा सा उत्तर है। तो इन सारी चीजों को जो है हमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाए कि जो है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाए कि जो है पाठ्यक्रम में ऐसे कोर्सों को रखा जाए कि जिससे वो लोग क्या कर सके, खुद पढ़ाई कर सके और आय के साधन बन सके, है ना? नहीं पता चला कि जिस प्रकार से पता चला बीए एमए करने, बीएससी एमएससी करने, बीटेक एमटेक करने के बाद भी बेरोजगारी नहीं जा रही है। तो इसके लिए क्या करना होगा? आधारभूत संरचना को क्या करना होगा? मजबूत करना। आधारभूत संरचना यदि मेरी मजबूत होगी तो स्रोत क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। स्रोत क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। और जब स्रोत बढ़ जाएंगे, जब आपके पास विकल्प अधिक होगा, अवसर अधिक होंगे, तो चुनाव भी होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। रोजगार भी ज्यादा मिलेगा। पता चल रहा है कि 10 ही वैकेंसी है, फार्म पड़ रहे हैं 4 लाख,
पता चला वही 50,000 वैकेंसी हो गई, तो होने की प्रायिकता क्या हो गई? बढ़ गई ना। तो जब होगा तभी तो बढ़ेगा। तो ये कैसे होगा? जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा। और जब तक आधारभूत संरचनाएं नहीं होगी तब तक इन चीजों का विकास संभव नहीं होगा। अब मान लीजिए क्या जा रहा है कि सबको डिजिटलीकरण कर दिया है। डिजिटलीकरण कैसे होगा भाई? जब नेट की आप वहां तक क्या करोगे? आधारभूत संरचनाएं, जो टावर है, जो नेटवर्क है, उसको क्या किया जाए? पहुंचाया जाए, बनाया जाए, और तभी तो कनेक्टिविटी होगा। आपका क्या हो रहा है? नेटवर्क आ ही नहीं रहा, नेट चल ही नहीं रहा। डिजिटलीकरण कैसे करोगे? कैसे आप कर पाओगे? तो कहने का मतलब ये चीज क्या है कि इसका मतलब आधारभूत संरचना मजबूत नहीं है। और जब तक ये चीजें नहीं होगी तब तक आपके काम की एफिशिएंसी क्या होगी? नहीं होगी। दक्षता कैसे आएगी? ऐसे तो आएगी कि जब हाथ में पता चल दिया कि आपको ये काम करना है, आपके पास वो उपकरण है ही, आप काम कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना। जैसे मान लीजिए आपके जो चल रहा है तो आपके पास पैर है ना, तभी तो चल रहे हो। पैर ना होता कैसे चलते? तो कहने का मतलब उन चीजों को करना पड़ेगा जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते। और इसको हमें व्यवहारिक जीवन में और व्यवहारिक रूप में समझने का प्रयास करना होगा, जो कि आए दिन आप दो चार होते रहते हैं। मतलब अगल बगल या चलते फिरते देखते रहते हैं, वहीं से सीखें और वहीं से उठा करके अपने आंसर को लिखिए। वहीं से उठा करके आंसर भी लिखिए। आपका उत्तर भी हो रहा है और बेहतर रूप में उन चीजों को समझ भी रहे हैं। बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तथ्य यहाँ से उठा लीजिए, उसको व्यवहारिक रूप में वहां से प्रयोग करना सीखिए। कंप्लीट होगा। रटना भी कम पड़ेगा कि रटना पड़ेगा? रटना भी नहीं पड़ेगा। और आपकी तैयारी भी हो जाएगी, सिलेक्शन भी हो जाएगा, दोनों काम आपके हो जाएंगे। तो इन आधारों को देखिए और इसको डेवलप। तो शिक्षा में तो बहुत कुछ बताने की जरूरत तो नहीं होगी ना, है? तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार के कल्याणकारी योजनाओं, क्योंकि आपके टॉपिक के ऊपर लिखा है कल्याणकारी योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं एवं उसकी भूमिका। इसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें नहीं है कल्याणकारी योजनाएं या इससे आप बहुत कुछ परिचित हो। छोटी छोटी कमियों को अपने जो है दूर करिए, यही सब आपके लेखन को प्रभावित नहीं। ये जो चीज हम आज यहाँ कर रहे हैं वो एग्जाम हाल में भी, तो उन चीजों को हमें सीखना होगा कि आज ही हम उसी फॉर्मेट में चलें कि जिससे जो है हमें वहाँ हमें से गलतियाँ होने की संभावना ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था को किसी भी देश की संचालन व्यवस्थाओं में से श्रेयस्कर माना जाता है। नीचे लाइन से इस व्यवस्था की विभिन्न विशेषताओं में से
एक प्रमुख विशेषता कल्याणकारी राज्य की उपस्थिति है। कल्याणकारी राज्य आगे उपस्थिति है। आगे कल्याणकारी राज्य, नीचे लिखेगा कल्याणकारी राज्य अवसरों की समानता, संसाधनों का न्यायोचित वितरण, संसाधनों का न्यायोचित मतलब न्यायोचित वितरण तथा लोगों तक मूलभूत आवश्यकताओं मतलब फंडामेंटल नीड्स, मूलभूत आवश्यकताओं की पहुंच सुनिश्चित करने के सिद्धांत पर कार्य करती है। हम नीचे लिखिएगा कल्याणकारी योजनाएं उनकी भूमिका, आपने डाला ही है। और नीचे लिखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा, रोजगार, विवाह, विधवाओं की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा, नीचे लिखिएगा स्वास्थ्य एवं पोषण के संदर्भ में महत्वपूर्ण योजनाओं का पोषण के संदर्भ में महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा कि जब शिक्षा में किया जाएगा, रोजगार में किया जाएगा, महिलाओं के लिए किया जाएगा, है ना, विधवाओं के लिए किया जाएगा, तो इससे स्थितियां क्या होगी? स्वास्थ्य के लिए किया जाएगा, तो ये क्या किया जाएगा? समाज कल्याण की ही बात की जा रही है ना, लोक कल्याण की ही बात की जा रही है ना। तो कैसे होगा? लोक कल्याण मतलब सभी का, लोक का मतलब सभी का, ऐसा नहीं केवल एक व्यक्ति का। और इसीलिए इसे क्या कहा गया? सोशल वेलफेयर, है ना। तो जो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आया, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आपने पढ़ा होगा, आपकी पोलिटी में भी आती है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, और आपके इतिहास में भी आया होगा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, दोनों जगह आया होगा। तो आपने कभी ये सोचा कि ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा द्वारा ये आई कहां से? बोलिए। तो वो बात की बात है, 18वीं सदी की बात है, 1789 की क्रांति है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसकी बात नहीं कर रहा। उसके पहले क्या चीजें नहीं थी? तो क्या उसके पहले सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट नहीं था? होगा, बहुत पीछे जाइए, ईसा पूर्व में जाइए, मौर्य पढ़ा है, मौर्य डायनेस्टी पढ़ा है एंशिएंट इंडिया में ना, कि नहीं पढ़ा है? बीए में पढ़ा होगा। आपको वहां से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सर्वप्रथम वहीं से मिल जाती है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, क्योंकि अशोक के महास्थान सोगोरा उल्लेख से भी आपको चीजें क्या मिल जाती है? जब अकाल पड़ता है तो क्या किया जाता है? मिलता है। अबले भी क्या कर रहे हैं? पुष्टि कर रहे हैं, बता रहे हैं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा
कहाँ से आ रही? प्रशासन की जो नींव है, जो केंद्र, राज्य, मंडल, जिला, तहसील, परगना, ग्राम, जो प्रशासन की आधारशिला है, आज हमारी वर्तमान का भी कहाँ से आ रहा है? मौर्य से आ रहा है। तो कहने का मतलब आज भी आप देख रहे हैं, नाम तक नहीं बदला गया है। मंडल पे कौन होता था? कमिश्नर लेवल का अधिकारी होता था। राज्य पे कौन होता था? मुख्यमंत्री, गवर्नर होता था। आज भी वही है। केंद्र पे कौन होता था? सरकार होती थी, मंत्री होते थे। आज भी वही चीजें हैं। आज भी हमारी व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में वही चीजें हैं। जिला पे कौन होता था? जिला मजिस्ट्रेट होता था। बंदोबस्त अधिकारी आज भी होता है, सेटलमेंट अधिकारी, सेटलमेंट ऑफिसर उस समय भी होता था। जुडिशियल सिस्टम उस समय भी होता था, न्यायिक व्यवस्था आज भी है। दंडित उस समय भी किए जाते थे, आज भी किए जाते हैं। जुर्माना उस समय भी लगाया जाता था, फाइन, और आज भी लगाया जाता है। क्या हो रही है? चीजें जुड़ रही है कि नहीं एक दूसरे से? यही होता है कि एक दूसरे को इधर करना है ना। और ये एविडेंस आपको कहां से मिल जा रहा है? सभा और समिति का एविडेंस। बोलिए। वैदिक काल से आपके संविधान में सभा लोअर हाउस एंड अपर हाउस, संसद भवन और राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, कहां से मिल रहा है? वैदिक काल से मिल रहे हैं ना सच। तो कहने का मतलब क्या है कि एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करिए, और जहां जैसा मिले उठा करके उसको आप सच के रूप में दे दीजिए। आपका आंसर लोगों से बेहतर पालन हो जाएगा। ये लड़के को समझ है। देखिए 2300-2400 साल पहले की बात को बता रहा है, वहां से चीजों को जोड़ करके आज है। तो बस ये चीजें हमें खींचना है, देखना है। आगे लिखिए। महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, यहाँ पे लिखा आप लोगों ने, नीचे लिखिए। इसके प्रभाव से प्रदेश की महिलाएं तेजी से आर्थिक गतिविधियों में भाग ले रही हैं। तेजी से आर्थिक गतिविधियों में भाग ले रही हैं। जैसा कि आज आप लोग देख ही रहे हैं कि पहले महिलाओं का कंट्रीब्यूशन क्या था? काफी कम था। आज क्या है? बढ़ रहा है ना। आज महिलाएं कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां अपना परचम नहीं लहरा रही हैं। हर क्षेत्रों में जो है परचम लहरा रही है। किसी भी क्षेत्र में देखिए, कोई सेक्टर हो, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोग्रेसिव है कि नहीं है? सही कदम है ना। तो इससे क्या होगी? सुदृढ़ता आएगी। और किससे सुदृढ़ता आएगी? जब कार्य करने की क्षमता होगी, आर्थिक सक्षमता होगी, तो चीजें क्या होंगी? विकास की दूरी को आगे बढ़ाएंगे। और इससे केवल कि बाहर ही नहीं, बल्कि आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी क्या होगा? विकास होगा। लेकिन उसके साथ और भी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। केवल एक एस्पेक्ट पे चर्चा नहीं होती, चर्चाएं दोनों एस्पेक्ट पे चलती हैं। आगे बढ़िए, नीचे लिखिए। तथा प्रदेश में मातृ एवं बाल, नीचे प्रदेश में मातृ एवं बाल मृत्यु दर से, मातृ एवं बाल मृत्यु दर में भी तीव्र गिरावट आई। साथ ही प्रदेश के लिंगानुपात में भी वृद्धि हुई। पहले क्या होता था? क्यों नहीं वृद्धि हो रही थी? और
पालन पोषण में भी क्या किया जाता था, असमानता होती थी कि लड़के को थोड़ा अधिक महत्व दिया जाता था और बेटियों को थोड़ा कम महत्व दिया जाता था। ये भी एक कारण था। जागरूकता बढ़ी, सुविधाएं बढ़ी, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी, तो मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर क्या हो गई, है ना। तो कहीं न कहीं जो परिवार का आकार काफी बड़ा हुआ करता था, आज वो आकार भी क्या हो रहा है। पहले क्या होता था, विवाह कम उम्र में होते थे, आज विवाह की उम्र काफी बढ़ गए है ना। तो चीजें ये सब कहाँ से है, ये सब इसलिए आपके शिक्षा व्यवसाय ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, प्रभावित कर रही हैं, कहीं न कहीं एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती है नहीं। नहीं पहले आप सुनते रहोगे कि पता चला 10 साल 8 साल में विवाह कर दिए जाते थे, तो आज क्या है, आप 30 साल 35 साल 40 साल में विवाह हो रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि चीजें क्या हो रही हैं, बदल रही हैं, पहले ऐसी चीजें नहीं थी। तो ये सब किससे बढ़ रहा है, विकास से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। पहले जीवन प्रत्याशा, आज की जीवन प्रत्याशा वृद्धि हो रही है ना। पहले क्या होता था, लिंगानुपात कम होता था, आज क्या हो गया, जो वर्तमान स्थिति है लिंगानुपात क्या हो रहा है, बढ़ गया है। और कुछ जगहों भी लड़कियों की संख्या लड़कों से हो गई है, जैसा कि आपका प्रदेश ही अभी तो रिकॉर्ड में नहीं आया है, जनगणना आपकी होने वाली है, उसमें रिपोर्ट आएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें क्या हो रही, लोगों की मनोदशा को, जो विचार हैं, वो सारी चीजें जो रूढ़िता है, उन चीजों के बंधन को तोड़ रही है और उससे आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, और आगे बढ़ ही रहा है, वो दिखाई भी पड़ रहा है। आगे बढ़िए। क्या कोई बात है क्या, कोई जिज्ञासा बिल्कुल पूछिए, क्योंकि आपके टॉपिक पे ही है, कोई जिज्ञासा पूछिए। नीचे लिखिए, देश में वृद्धों के संदर्भ में देखें तो शासन द्वारा उनके लिए पेंशन भत्ता, आज आप देख रहे हैं वृद्धा पेंशन योजना, देख रहे हैं ना, पेंशन भत्ता, स्वास्थ्य सुविधा, आश्रय गृह की स्थापना, आश्रय गृहों की स्थापना पर बल दिया गया है। अगर इन सारी वृद्धा आश्रम बनाएंगे तो क्या होगा, वृद्धों की स्थिति अच्छी होगी ना, कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाई। वो निकले बनाए जा रहे हैं, माने जो निराश्रित है कोई देख रेख करने वाला नहीं, तो ऐसे क्या है कि वृद्धा आश्रम है भाई, चलो वहां तुम्हारी देख रेख होगी। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, जिससे प्रदेश के वृद्ध नागरिकों के, प्रदेश के वृद्ध नागरिकों के कल्याण में वृद्धि हुई है, कल्याण में वृद्धि हुई है। प्रदेश में अनुसूचित जातियों, अगला, प्रदेश में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए, जातियों जनजातियों के लिए बुक बैंक योजना, बुक
बैंक योजना, हाँ तो बैंक योजना, शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, अनावर्ती सहायता योजना, प्रतिपूर्ति योजना, शुल्क शुल्क मतलब ऐसा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, अनावर्ती सहायता योजना, अनावर्ती सहायता योजना, छात्रवृत्ति योजना, रोशनी, सब सुना होगा, सब पढ़ा होगा, रोशनी, आश्रम विद्यालय योजना आदि कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिससे इस वर्ग का सशक्तिकरण हुआ, मतलब मजबूत हुआ। नीचे लिखेगा इसी प्रकार दिव्यांगों एवं अल्पसंख्यकों, दिव्यांगों एवं अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनाओं ने उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल कर प्रदेश में समावेशी, अभी मैंने इंक्लूसिव ग्रोथ का नाम लिया था समावेशी विकास, समावेशी एवं विकसित समाज की आधारशिला रखी है। समावेशी एवं विकसित समाज की आधारशिला रखी है। समावेशी मतलब कि पूरी लाइन कहाँ से बताइए, पढ़िए। दिव्यांगों एवं अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनाओं ने उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल कर प्रदेश में समावेशी एवं विकसित समाज की आधारशिला रखी है। हो गया? तो इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं, बहुत सामान्य प्रश्न था, बहुत सामान्य जो है टॉपिक था ये हम लोगों ने जो ये लिया था, क्योंकि इससे आप लोग जनरली क्या है कि लगभग सभी लोग जानते भी रहे होंगे, तो थोड़ा उन्हें होगा ताकि तो ये चीज़ें आएगी समाज में हर जगह ये चीज़ बुक बैंक जो निराश्रित लोग हैं उनके द्वारा बैंकों में ऐसी योजनाएं चलाई सरकार के द्वारा लोगों को सहायता प्रदान करेगी। जैसे आपने देखा था जनधन योजना किसके लिए आई, कमजोर छात्रों के लिए मेरे पास क्या हुआ, तो उनके लिए उसको नाम दिया गया कि ऐसी योजना है। जैसे अलग करने के लिए आप कोई योजना बनाओगे ना तो नाम कैसे अलग होगा, जब एक ही नाम सबको दे दोगे तो अलग कैसे होगा, कैसे पता चलेगा ये कौन, तो कहीं ना कहीं उसका क्या किया जाएगा, अनुभव किया जाएगा ना, तभी तो उस पहचान में आएगा। जैसे मान लीजिए आप तो नाम जब तक नहीं होगा तब तक कैसे हम जानेंगे ये कौन है कौन, तो पहचान के लिए कोई ना कोई चीज़ें तो बनानी होगी, नाम तो कुछ दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, तो इसीलिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो है योजनाएं नाम दिए जाते हैं कि जिससे वो अलग हो सके कि ये योजना अलग है और ये योजना अलग है, तभी तो हम पहचान पाएंगे। तो नहीं सबका एक ही हो तो सब लाइन लग जाएगी, किसी को लाभ नहीं मिल पाएगा, पात्रता कैसे हो,
इसी से होगी। और फिर उसे क्या किया, कैटेगराइज किया गया, कैटेगरी निर्धारण किया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े इन लोगों के लिए किया गया। इसका मतलब कि कमजोर है और उनको जो पिछड़े हुए हैं, जो हाशिए पे हैं, उनको विकास की मुख्य धारा में क्या किया जाए, जोड़ा जाए, उनको भी विकास की धारा में शामिल किया जाए, जिससे उनका भी विकास हो सके, वो भी आगे बढ़ सके। ये तो है। तो आइए हम लोग मानव संसाधन पे चलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज है ना। क्योंकि देखिए जितना ही जनसंख्या अधिक होगा, अगर आप उसको स्किलफुल मानव के रूप में, कुशल मानव में परिवर्तित कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप क्या करोगे, पूरे विश्व में राज करोगे। नहीं कर पाते तो एक समस्या का रूप लेगी, है ना। क्योंकि जब आपके पास स्पेस कब्जा है कुशलता पे, मानव पे, और जहाँ मानव कम है वहाँ क्या होगा, यही मानव क्या करेंगे, पलायन करेंगे, जाएंगे और वहाँ की चीजों को क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि मानव की कुशलता, लेकिन यदि उस चीज को आपने कुशल मानव में परिवर्तित नहीं कर पाए तो क्या हो जाएगा, समस्याएं होंगी, हर क्षेत्र में समस्याएं पैदा होंगी। जैसे चाइना के पास पॉपुलेशन है, लेकिन आपने चाइना को क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया, चाइना को आपने ओवरलैप कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि चाइना को देखिए पूरे विश्व में क्या कर रहा है, अपने सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट को देखिए पूरे विश्व में फैला दिया। कारण क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी जो क्षमता है, जो निर्माण है, जो हार्डवेयर का हब है, वो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर हब क्यों कहा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि अपनी वस्तुएं वो क्या कर रहा है, अपने यहाँ बना करके दूसरे देशों में फैला दे रहा है। उसके बावजूद भी जो वहाँ की वस्तुएं बन रही है, उनसे सस्ते में वो आपके घर में ही पहुँचा रहा है, आपके घर में ही दे रहा है। तो जो हमारे यहाँ की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, वो निर्यात करके वो टैक्स भी दे रहा है, और उसके बावजूद क्या है, हमारे यहाँ चीजें सस्ती हो जा रही हैं। तो जब सस्ती हो जा रही हैं, तो हमारे यहाँ की जो निर्मित वस्तुएं हैं वो क्या होगी, मार्केट में बिक पाएंगी, नहीं बिक पाएंगी। क्योंकि परचेजिंग पावर क्या है, परचेजिंग पावर पार्टी, पीपीपी, तो जो हमारी क्षमता है, पता चला है वो इस चीज को समझ रहा है, बाजार की दिशा दशा। तो क्या है कि हमें कम से कम में वो चीजों को, वस्तुओं को क्या करना है, बनाना है और अधिक से अधिक हाथों में पहुंचाना है। तो अगर उसने मार्केट के चीजों को समझ लिया, कि वहाँ के लोगों की जरूरत को समझ लिया और उसके अनुसार वस्तुओं का उत्पादन कर लिया, तो स्वाभाविक है कि वो वस्तुएं वहाँ अधिक स्वीकार्य हो जाएंगी। जैसे आप देखते हो चाइना झालर, दीपावली, होली, उस सब में क्या हो रहा है, खूब तेजी से बिक रहा है। इंडियन झालर थोड़ा उससे महंगी पड़ जा रही है। खिलौने आप देखो, है ना, देखो हर जगह भरमार पड़ेंगे, भले उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन, लेकिन आज तो कम से कम अधिक से अधिक लोगों के हाथ में पहुंचा रहा है। आप मोबाइल देखिए क्या कर रहा है कि आपको 5,000 6,000 में मोबाइल क्या कर दे रहा है, मोबाइल कर दे रहा है। और वही क्या है कि पता चल रहा है कि ठीक ठाक मोबाइल हो जाओ तो 18-20 हज़ार रुपये की। सभी लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं है। तो आप देखिए रिक्शा चालक भी क्या है, स्मार्टफोन लिए घूम रहा है, मजदूर भी वो भी क्या है, स्मार्टफोन लिए घूम रहा है, 4,000 कमा रहा है तब भी स्मार्टफोन उसके हाथ में। हो सकता है ऐसे ऐसे मोबाइल हो जो आपके पास ही ना, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें कैसे आ रही है, ये चीजें जागरूकता से बढ़ रही है, लोगों की क्षमता बढ़ रही है, और लोगों को चीजें क्या है, मार्केट अभी तक क्या था, जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, तो जब बहुत सारे उत्पाद आ रहे हैं, पहले क्या था, सीमित उत्पाद थे, अब क्या है, बहुत सारे पड़े हैं, बहुत सारे मार्केट में उपलब्ध हैं, है ना। तो पहले क्या थी, वैरायटी नहीं थी, चयन करने का अवसर नहीं था आपके पास, विकल्प नहीं था, जो है वही लेके चलना है। आज क्या है, आप जिधर देखो उधर ही क्या है, पड़े हैं, बहुत सारे पड़े हैं। चलिए यहाँ दूसरी जगह इससे बेहतर मिल सकता है, इस दुकान में उससे हो सकता है, उससे भी बेहतर मिल जाए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब चीजों की क्या हो गई, उपलब्धता अधिक हो गई, पहले उपलब्धता इतनी नहीं। लिखिए मानव संसाधन,
उत्तर प्रदेश मानव संसाधन से समृद्ध राज्य है। मानव संसाधन से समृद्ध राज्य है। इस कथन के आलोक में मतलब इसके विकास में मानव संसाधन के कुशलता पूर्वक उपयोग, देखिए अभी हम लोग उसी पे चर्चा भी कर रहे थे। उपयोग करने के संदर्भ में लिखिए, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन है? और क्षेत्रफल में? और उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। कितनी पॉपुलेशन है? बोलिए बेटू बोलिए। 24 से प्लस है, क्योंकि अभी हमारी पास जो है एथराइट आंकड़े नहीं है, इसलिए हम 24 करोड़ से अधिक लिख लेंगे। लिख लीजिए। राज्य में लगभग 24-25 करोड़, जब लगभग आप लगा देते हैं ना तो आप सेफ जोन में आ जाते हो। लगभग 24-25 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। निवास करती है। नीचे लिखेगा, नीचे लिखेगा। वर्तमान समय में मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण पूंजी, कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? पूंजी। कैपिटल मानव संसाधन एक पूंजी है, तो पूंजी के अंतर्गत ही आ रहा है। तो अच्छी है पूंजी, जो संसार कमाना हम तो भी जान रहे हैं। लिखिए आगे बता दो। वर्तमान समय में मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण पूंजी जिसका कुशलता पूर्वक उपयोग राज्य या देश को आर्थिक प्रगति की राह पर सबसे आगे ले जा सकता है। अब हर सेक्टर में भी जब मानो क्या होगा, कुशल होगा तभी तो हर सेक्टर में काम करेगा। आईटी में करेगा, ऑटोमोबाइल में करेगा, है ना, टेक्नोलॉजी में करेगा, या वो सैटेलाइट में करेगा, मिसाइल बनाएगा, कंप्यूटर बनाएगा, लैपटॉप बनाएगा, है ना, सॉफ्टवेयर बनाएगा। बहुत सारे क्षेत्रों में क्या होगा, जब मानव कुशल होगा तो काम करेगा ना। जैसे सबका इन्वेंशन हुआ, खोज हुई, आविष्कार हुए, तो कैसे हुए? जब धीरे धीरे कुशलता बढ़ी ना, जानकारी बढ़ी, टेक्नोलॉजी आई। नीचे लिखिए, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का की औसत उम्र कम होने से प्रदेश का जनांकीय लाभ की प्राप्ति हो सकती है। प्रदेश का जनांकीय लाभ की प्राप्ति हो सकती है।
अब ये बातें तो बड़ी अच्छी लगती है कि जनसंख्या अधिक है, इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन फायदा किस रूप में मिलेगा? किस रूप में मिलेगा? केवल जनसंख्या ज्यादा हो जाए तो फायदा मिलेगा नहीं। ऐसे ये हुआ नहीं, परिवार बड़ा है तो विकास अधिक हो जाएगा। अरे ऐसे विकास नहीं हो जाएगा ना, कैसे होगा? अब आगे लिखिए कैसे होगा। लेकिन इस लाभ को प्राप्त करने, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन का कौशल उन्नयन, कुशलता आ गई, स्किल, उनको क्या किया जाना चाहिए? स्किलफुल मानव के रूप में क्या किया जाए? परिवर्तित किया जाना चाहिए। मानव संसाधन की कौशल उन्नयन होना अति आवश्यक है। मतलब वो कुशल होने चाहिए। संख्या है, ठीक है, अच्छी बात है, सरप्लस है पॉपुलेशन, लेकिन वो सरप्लस पॉपुलेशन से लाभ कैसे मिलेगा? जब कुशल मानव होंगे। किस रूप में? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सभी रूप में। नहीं तो इस जनांकीय का, इस जनसंख्या लाभांश का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए कुशल होना जरूरी है। आगे लिखिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन चलाया जा रहा है, जैसा कि पीछे चर्चा हम लोगों ने किया, चलाया जा रहा है। जो प्रदेश के समृद्ध मानव संसाधन को, जो प्रदेश के समृद्ध मानव संसाधन को कुशलता पूर्वक उपयोग के लायक बनाएगा। किससे बनाएगा? कौशल विकास योजना के तहत। अगला की राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास मिशन के, राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास मिशन के अतिरिक्त अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। जो इस कार्य में सहायक है। ऐसा नहीं कि केवल कौशल विकास मिशन ही एक योजना, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं कि जिससे मानव को स्किलफुल मानव में बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है ना? लेकिन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, ये सब क्या है? मानव के कुशलता के लिए, स्किलफुल मानव के लिए। उत्तर प्रदेश लोक कल्याण मित्र, उत्तर प्रदेश लोक कल्याण मित्र, अभ्युदय योजना जो आप पढ़ रहे हो, अभ्युदय योजना, गोपालक डेयरी योजना, गोपालक डेयरी योजना, युवा संगम पोर्टल, युवा संगम पोर्टल, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना,
अटल आवासीय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री शिक्षुता शिक्षुता प्रशिक्षण योजना, अब नीचे लिखेगा ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि जो मानव संसाधन के विकास में अपना योगदान दे, कंट्रीब्यूशन योगदान दे। लिखिए वर्तमान में प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं। संस्थान संचालित हो रहे हैं जिनमें विभिन्न व्यवसायों की कक्षाएं चल रही हैं, विभिन्न व्यवसायों की कक्षाएं चल रही हैं। नीचे प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से या संस्थानों में विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु महिला शाखा संचालित की जा रही है। महिला शाखा संचालित की जा रही है। अगला स्टेप, प्रदेश में 2500 से अधिक, प्रदेश में 2500 से अधिक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं। संस्थान संचालित है। अब इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। लेकिन अंततः कहा जा सकता है कि देखिए जितना भी आप कंक्लूड करेंगे लिस्ट करते गए सबकी लाइनें वो चेंज करते रहिए। समग्रता कहा जा सकता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं, अंततः कह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि हाँ आंसर में क्या हो कि अंतर दिखना चाहिए, ये नहीं कि रटी रटाई लाइनें वही सब आप लिख रहे हैं। उससे आपके आंसर का जो स्टैंडर्ड होता है गिरता है, तो मार्क्स भी आपके क्या होते हैं कम होते हैं। इसीलिए क्या है कि इन सारी चीज़ों को मैं 5, 6, 7, 8 ऐसे आपको बता रहा हूँ कि इन्हीं 7, 8 चीज़ों को प्रयोग करते रहिएगा। बात समझ आ रही है और आपका आंसर भी बेहतर फॉर्म में होता है। लेकिन अंततः कहा जा सकता है कि प्रदेश सरकार अपनी कार्यशीलावादी को कौशल संपन्न बनाकर वर्तमान बढ़त मतलब जो बढ़ रही है, वर्तमान बढ़त
का लाभ लेने के लिए, मतलब जो जनसंख्या लाभांश है उसका लाभ लेने के लिए अग्रसर है, अग्रसर ना आगे बढ़ रही है। अग्रसर है। वर्तमान सरकारों ने इस दिशा में, वर्तमान सरकारों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण रूप से कार्य कर रही है, महत्वपूर्ण रूप से कार्य कर रही है। ये आपका मानव संसाधन था। और सभी आपके आ गए।